नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 20 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स पार्ट 1 में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प विषयों पर बात करेंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो हमें गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लेकर पर्यावरण की कुछ अनोखी और चिंताजनक खबरों तक ले जाएंगे। बिल्कुल। और साथ ही हम हिमाचल के एक 5000 साल पुराने त्योहार की सांस्कृतिक जड़ों को भी समझेंगे। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और रक्षा क्षेत्र में जो बड़ी हलचलें हो रही हैं उन पर भी नजर डालेंगे। और जो हमारे नियमित श्रोता हैं उनके लिए कुछ टॉपिक्स एक तरह से रिवीजन भी हो सकते हैं। सही कहा। तो आज का मिशन एकदम साफ है। इन सभी घटनाओं को एक यूपीएससी एस्पिरेंट के नजरिए से समझना, उनके पीछे के क्यों और तो क्या को उजागर करना और ये देखना कि ये सब बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी की। हाल ही में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस को सुधारने के लिए कई डिजिटल पहले शुरू किए हैं। ये सुनने में तो रूटीन लगता है, पर लगता है इसके पीछे एक बड़ा बदलाव छिपा है। बिल्कुल। देखिए, पीडीएस भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है, लेकिन ये हमेशा से लीकेज, अक्षमताओं और पारदर्शिता की कमी से जूझता रहा है। हाँ, ये तो एक बड़ी समस्या रही है। तो ये जो नई पहले हैं, ये उसी समस्या को टेक्नोलॉजी की मदद से हल करने की एक कोशिश है। इसका मकसद सिर्फ अनाज बांटना नहीं है, बल्कि पूरी सप्लाई चेन को स्मार्ट बनाना है, गोदामों के मैनेजमेंट से लेकर लाभार्थी के फीडबैक तक। इसमें सबसे पहली पहल है आशा, ASHA, यानी अन्ना सहायता होलिस्टिक AI सोल्यूशन। AI का नाम आते ही कान खड़े हो जाते हैं। ये असल में काम कैसे करता है? पूछता है कि उन्हें राशन मिला या नहीं, अनाज की क्वालिटी कैसी थी, ये कोई और समस्या तो नहीं हुई। अच्छा, तो ये तो सीधे सीधे सिटीजन एंगेजमेंट का एक नया तरीका हो गया। पर इसमें कुछ चुनौती भी है, जैसे ग्रामीण इलाकों में जहां नेटवर्क की समस्या है, वहां ये कितना सफल होगा? आपने बहुत ज़रूरी सवाल उठाया है। डिजिटल डिवाइड एक वास्तविक चुनौती है। शुरुआती दौर में नेटवर्क कनेक्टिविटी और कह सकते हैं लोगों का टेक्नोलॉजी से परिचित न होना एक बाधा बन सकता है। पर इसका आर्किटेक्चर काफ़ी स्मार्ट है। ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं करता, ये सेंटिमेंट एनालिसिस का भी इस्तेमाल करता है। सेंटिमेंट एनालिसिस मतलब ये समझ सकता है कि लाभार्थी की प्रतिक्रिया सकारात्मक है, नकारात्मक है या सिर्फ एक सामान्य जानकारी है। इससे शिकायतों को अपने आप सही विभाग तक भेजा जा सकता है। तो हाँ, ये एक शुरुआत है और समय के साथ ये सिस्टम और बेहतर होगा। ठीक है। ईशा के बाद अगली पहल है भंडारण 360। ये केंद्रीय भंडार निगम का एक ERP प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है। ये ERP प्लेटफॉर्म पुराने सिस्टम से अलग कैसे है? इसे ऐसे समझिए कि पहले अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर या रजिस्टर होते थे। भंडारण 360 ने इन सबको एक ही छत के नीचे ला दिया है। ओके। इसमें 41 अलग अलग फंक्शनल यूनिट्स जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट से लेकर ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस तक सब एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। और ये भी बताया गया है कि ये 35 बाहरी सिस्टम से जुड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये सिस्टम अकेला काम नहीं कर रहा। ये IC गेट जो कस्टम्स के लिए है, FCI और नाफेड जैसे 35 दूसरे सरकारी पोर्टल से सीधे बात करता है। अच्छा। इससे पूरी सप्लाई चेन का एक रियल टाइम व्यू मिलता है। अधिकारी एक क्लिक में देख सकते हैं कि किस गोदाम में कितना स्टॉक है, कौन सा ट्रक कहाँ है, पेमेंट की स्थिति क्या है। इससे भ्रष्टाचार और देरी की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। मतलब पूरी तरह से एक इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसी लिस्ट में स्मार्ट एग्जिम वेयरहाउस सिस्टम और अन्न दर्पण का भी जिक्र है। हाँ, वो भी इसी दिशा में कदम है। स्मार्ट एग्जिम कंटेनर फ्रेट स्टेशनों के लिए है, जहां AI, IoT और फास्टैग का इस्तेमाल करके लोडिंग अनलोडिंग को तेज और ऑटोमेटेड बनाया जा रहा है। और अन्न दर्पण FCI का नया प्लेटफॉर्म है जो पुरानी डिपो ऑनलाइन सिस्टम की जगह ले रहा है। कुल मिलाकर ये भारत की फूड सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी अपग्रेड है। तो हमने देखा कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल पीडीएस जैसी योजनाओं को पारदर्शी बना रहा है। अब देखते हैं कि यही डेटा और तकनीक कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया को बदल रही है। ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स यानी TIA पोर्टल के लॉन्च के साथ। ये वाणिज्य विभाग की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। पहले क्या होता था कि व्यापार से जुड़ा डेटा अलग अलग वेबसाइटों और डेटाबेस में बिखरा होता था। हाँ, सही जानकारी के लिए बहुत खोजना पड़ता था। बिल्कुल। तो TIA पोर्टल इसी समस्या का समाधान है। ये वैश्विक और राष्ट्रीय व्यापार का सारा डेटा एक ही जगह एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड पर ले आया है। क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं कि एक पॉलिसी मेकर इसका इस्तेमाल कैसे करेगा?
ये जो 270 से ज्यादा विजुअलाइजेशन की बात हो रही है, वो असल में क्या दिखाएगा? जरूर। मान लीजिए सरकार वियतनाम के साथ एक नया ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती है। पहले अधिकारियों को महीनों तक डेटा इकट्ठा करना पड़ता। अब टिया पोर्टल पर वे तुरंत देख सकते हैं कि वियतनाम दुनिया से क्या-क्या चीजें सबसे ज्यादा खरीदता है और भारत उनमें से क्या-क्या बेचता है। अच्छा। यहीं पर इसका ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्री इंडेक्स काम आता है। ये सीधे सीधे बताता है कि दोनों देशों के व्यापार में कितना तालमेल है। और इसमें जो दो और इंडेक्स हैं, रिवेल कंपैरेटिव एडवांटेज और ट्रेड इंटेंसिटी इंडेक्स, उनका क्या रोल है? रिवील कंपैरेटिव एडवांटेज इंडेक्स ये बताता है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें इंडिया अपने कॉम्पिटिटर्स से नेचुरली काफ़ी आगे है। जैसे अगर डेटा दिखाता है कि भारत के ऑर्गेनिक मसालों का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, तो सरकार एक्सपोर्ट पॉलिसी में उसे और बढ़ावा दे सकती है। और ट्रेड इंटेंसिटी इंडेक्स? वो ये मापता है कि दो देशों के बीच व्यापार उनकी क्षमता के हिसाब से कितना हो रहा है। अगर इंडेक्स कम है तो मतलब है कि व्यापार बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। तो ये मूल रूप से व्यापारिक वार्ताओं और नीति निर्माण में अनुमान लगाने की जगह एक डेटा बेस्ड गेम प्लान तैयार करने जैसा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये भारत को ज्यादा स्मार्ट तरीके से ट्रेड नेगोशिएट करने और अपने निर्यात को सही दिशा देने में मदद करेगा। हमने अभी गवर्नेंस और ट्रेड में डेटा के इस्तेमाल की बात की, लेकिन कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण डेटा वो होता है जो हमारे पास होता ही नहीं है। विज्ञान की दुनिया में ऐसी ही एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां वैज्ञानिकों ने मेक्सिको के तट पर एक ऐसी दुर्लभ व्हेल को देखा है जिसके बारे में हम लगभग कुछ भी नहीं जानते थे। हाँ, ये गिंको टूथेड बीक्ड व्हेल की पहली प्रमाणिक लाइव साइटिंग है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये व्हेल पृथ्वी पर सबसे गहरे गोता लगाने वाले स्तनधारियों में से हैं। कितनी गहराई तक? करीब 3000 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं और 2 घंटे से ज्यादा अपनी सांस रोक सकती हैं। वे इतने शर्मीले और दुर्लभ हैं कि अब तक हमें उनके बारे में जो भी जानकारी मिली थी वो समुद्र तट पर मिले मृत शरीरों से ही मिली थी। इनका नाम बड़ा अजीब है, गिंको टूथेड। इसकी कोई खास वजह? इनके निचले जबड़े में सिर्फ 2 दांत होते हैं, जिनका आकार जापान के जिनको पेड़ के पत्तों जैसा होता है। इसी वजह से इनका ये नाम पड़ा। अच्छा। ये खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब वैज्ञानिक पहली बार उनके व्यवहार, सामाजिक संरचना और आवाजों का अध्ययन कर पाएंगे। इनकी संरक्षण स्थिति के बारे में क्या जानकारी है? क्या ये लुप्तप्राय हैं? यहीं पर डेटा की कमी वाली बात आती है। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें डेटा डेफिशिएंट के रूप में लिस्ट किया गया है। डेटा डेफिशिएंट? इसका सीधा मतलब है कि हमारे पास इनके बारे में इतनी कम जानकारी है कि हम ये भी नहीं बता सकते कि वे खतरे में हैं या नहीं। हम उसे कैसे बचाएंगे जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। ये खोज उस डेटा गैप को भरने की दिशा में पहला कदम है। तो ये गहरे समुद्र का एक रहस्य था। अब बात करते हैं हमारे अपने घरों और शहरों में छिपे एक खतरे की। एक नई रिसर्च में सामने आया है कि टेट्राक्लोरोइथिलीन नाम का एक केमिकल लिवर की बीमारियों का खतरा 3 गुना तक बढ़ा सकता है। ये केमिकल कहाँ पाया जाता है? ये एक बहुत ही आम औद्योगिक रसायन है जिसे परक्लोरोइथिलीन या PCE भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल ड्राई क्लीनिंग उद्योग में होता है। ड्राई क्लीनिंग में? हाँ, इसके अलावा ये मेटल की सफाई करने वाले सॉल्वेंट्स और कुछ घरेलू उत्पादों जैसे पेंट रिमूवर और स्पॉट रिमूवर में भी पाया जाता है। तो मतलब जो कपड़े हम ड्राई क्लीन करवाते हैं वो इसका एक सोर्स हो सकते हैं। ये तो काफी चिंताजनक है। ये शरीर को कैसे प्रभावित करता है? चिंता की बात यह है कि ये हवा में बहुत धीरे धीरे टूटता है, जिसका मतलब है कि ये लंबी दूरी तक फैल सकता है और पर्यावरण में बना रहता है। ये मिट्टी और भूजल को भी दूषित कर सकता है। जब हम इसके संपर्क में आते हैं, चाहे सांस के जरिए या पानी से, तो ये लिवर पे सीधा असर डालता है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ा देता है। स्वास्थ्य से जुड़े एक केमिकल खतरे से अब एक जैविक खतरे की ओर बढ़ते हैं। असम सरकार ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर के प्रसार को रोकने के लिए सुअरों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बीमारी कितनी गंभीर है? ये सुअरों और जंगली सुअरों के लिए एक बेहद संक्रामक और घातक वायरल बीमारी है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये जूनोटिक नहीं है, मतलब ये इंसानों में नहीं फैलती। अच्छा, ये एक राहत की बात है। हाँ, लेकिन पशुधन के लिए ये विनाशकारी है। इसकी मृत्यु दर लगभग 90 से 100% तक है। 90 से 100%?
क्या इसका कोई इलाज या टीका है? दुर्भाग्य से नहीं। इसका कोई इलाज या प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए रोकथाम ही एकमात्र उपाय है। इसमें संक्रमित जानवरों को मारना यानी कलिंग और फार्मों पर सख्त जैव सुरक्षा उपाय अपनाना शामिल है। समझ गया। असम जैसे राज्य के लिए जहां सुअर पालन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, इसका प्रकोप अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालता है। और स्वास्थ्य से जुड़ी आज की आखिरी खबर है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम एपीएस के बारे में। ये एक दुर्लभ ऑटो इम्यून बीमारी है। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? देखिए, ऑटो इम्यून बीमारी का मतलब है कि शरीर का इम्यून सिस्टम जो हमें बीमारियों से बचाता है, वो गलती से अपने ही शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। अपने ही सेल्स पर? हाँ, एपीएस के मामले में ये इम्यून सिस्टम फॉस्फोलिपिड्स नाम के फैट मॉलिक्यूल से जुड़े प्रोटीन्स पर हमला करता है। ये प्रोटीन्स रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। तो जब इन पर हमला होता है तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि खून सामान्य से ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और थक्के यानी क्लॉट्स बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये थक्के शरीर में कहीं भी बन सकते हैं और अगर ये दिमाग में पहुंचे तो स्ट्रोक, दिल में पहुंचे तो हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं। बाप रे। और ये महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान बार-बार गर्भपात का भी एक बड़ा कारण है। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं से इसके जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है। और जिले से कुछ बहुत ही अनोखी तस्वीरें आई हैं, जहां 5000 साल पुराना रौलाने उत्सव मनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये जीवित इतिहास है। ये परंपरा महाभारत काल से भी पुरानी मानी जाती है। 5000 साल पुरानी? हाँ, ये उत्सव सोनीस नामक दिव्य परियों के सम्मान में मनाया जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये परियां सर्दियों के कठोर महीनों में स्वर्ग से उतरकर ग्रामीणों की रक्षा करती हैं। इस उत्सव का सबसे अनूठा पहलू क्या है? मैंने सुना है कि इसमें एक प्रतीकात्मक विवाह होता है। हाँ, ये इसका सबसे आकर्षक अनुष्ठान है। इसमें गांव के 2 पुरुष प्रतीकात्मक रूप से विवाह करते हैं। एक रौला यानी दूल्हा बनता है और दूसरा रौलाने यानी दुल्हन। अच्छा। वे पारंपरिक भारी ऊनी कपड़े, चांदी के आभूषण और लकड़ी के बने अनोखे मुखौटे पहनते हैं। फिर वे पूरी रात एक बहुत ही धीमा ध्यानपूर्ण नृत्य करते हैं। ये नृत्य दरअसल परियों का आह्वान और उन्हें धन्यवाद देने का एक तरीका है। वाकई अद्भुत। प्राचीन परंपराओं से अब आते हैं आधुनिक उद्योग पर। केंद्र सरकार ने विस्कोस स्टेपल फाइबर यानी वीएसएफ पर से क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्यूसीओ हटाने का फैसला किया है। ये एक तकनीकी सा लगने वाला फैसला है, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। सबसे पहले, ये वीएसएफ होता क्या है? वीएसएफ एक मैन मेड लेकिन प्राकृतिक फाइबर है। इसे लकड़ी के गूदे या कपास के लिंटर्स से बनाया जाता है, इसलिए ये बायोडिग्रेडेबल भी है। ओके। ये देखने और महसूस करने में काफी हद तक कपास जैसा होता है, आरामदायक होता है और नमी अच्छी तरह सोखता है। इसलिए फैशन और कपड़ा उद्योग में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस पर से क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हटाने का क्या मतलब है? ये क्यूसीओ लगाया ही क्यों गया था? क्यूसीओ लगाने का मकसद था कि भारत में बिकने वाले या आयात होने वाले वीएसएफ की गुणवत्ता एक निश्चित मानक के अनुसार हो, ताकि घटिया माल बाजार में ना आए। अब इसे हटाने का मतलब है कि विदेशी वीएसएफ बिना किसी सख्त गुणवत्ता जांच के भारत में आसानी से आ सकेगा। तो इसका भारतीय टेक्सटाइल उद्योग पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ एक दुविधा की स्थिति बनती है। जो कपड़ा बनाने वाली मिलें हैं, उनके लिए यह अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि उन्हें सस्ता आयातित वीएसएफ मिल सकता है। उनकी लागत कम होगी? बिल्कुल, लेकिन भारत में जो कंपनियां वीएसएफ बनाती हैं, उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती है। उन्हें अब सस्ते चीनी और इंडोनेशियाई फाइबर से सीधी प्रतिस्पर्धा करनी होगी। ये सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति के लिए भी एक सवाल खड़ा करता है। घरेलू उद्योग और वैश्विक व्यापार का ये संतुलन हमें सीधे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर ले जाता है। अगला विषय है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड इट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक मंच है, जिसे 2019 में भारत और स्वीडन ने मिलकर लॉन्च किया था। इसका मुख्य लक्ष्य है भारी उद्योगों जैसे स्टील, सीमेंट, केमिकल को 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर ले जाना। और ये उद्योग तो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। बिल्कुल, ये उद्योग दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का लगभग 30% हिस्सा हैं। इसलिए इन्हें डीकार्बनाइज किए बिना क्लाइमेट चेंज से लड़ना नामुमकिन है। हाल ही में इसका दूसरा चरण लीड IT 2.0 शुरू हुआ है। इसमें नया क्या है?
लीड आईटी 2.0 का फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि न्यायसंगत उद्योग परिवर्तन यानी जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन पर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम इन उद्योगों को ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर ले जाएं, तो हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इससे जुड़े लोगों की नौकरियां ना जाएं और विकासशील देशों पर इसका आर्थिक बोझ ना पड़े। इसलिए अब इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वित्तीय सहायता देने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अब हम अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की कठोर वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं। यूक्रेन की सेना ने पुष्टि की है कि उन्होंने अमेरिका द्वारा दी गई लंबी दूरी की ATCMS मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के अंदर सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए किया है। ये मिसाइलें इतनी खास क्यों हैं? ATCMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम एक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज है, जो लगभग 305 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर से ज्यादा? हाँ, इसे यूक्रेन के पास पहले से मौजूद हिमार्स लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। ये यूक्रेन को युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर रूस के अंदर मौजूद कमांड सेंटर, एयरबेस और सप्लाई डिपो को निशाना बनाने की क्षमता देती है। ये सुनने में तो काफी शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या रूस के पास इसका कोई तोड़ नहीं है? उनके S-400 जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के सामने ये कितनी कारगर है? ये एक बेहतरीन सवाल है। ATCMS को रोकना बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो पहले ऊपर जाती है और फिर लगभग 3 से 4 मैक की गति से बहुत तेजी से नीचे आती है। अच्छा। इसकी स्पीड और ट्रेजेक्टरी के कारण एयर डिफेंस सिस्टम को इसे ट्रैक और इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। S-400 सक्षम है, लेकिन 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता, खासकर जब कई मिसाइलें एक साथ दागी जाएं। इन मिसाइलों में किस तरह के हथियार लगे होते हैं? इनमें मुख्य रूप से 2 तरह के वॉरहेड्स इस्तेमाल होते हैं। एक में क्लस्टर बम होते हैं जो हवा में फटकर सैकड़ों छोटे बम गिराते हैं और एक बड़े इलाके में फैले दुश्मन को निशाना बनाते हैं। और दूसरा एक बड़ा 500 पाउंड का विस्फोटक वॉरहेड होता है जो बंकर या मजबूत बिल्डिंग जैसे लक्ष्यों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल युद्ध की रणनीति को बदलने की क्षमता रखता है। तो आज हमने गवर्नेंस की डिजिटल क्रांति से लेकर एक दुर्लभ वेल की खोज, 5000 साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत और अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी तक कई अहम मुद्दों पर बात की। इन सब का क्या मतलब निकलता है? आज की चर्चा से एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है, प्रौद्योगिकी का दोहरापन। एक तरफ हम आशा और टिया पोर्टल जैसी प्रणालियों के माध्यम से शासन और व्यापार में पारदर्शिता और दक्षता लाने की क्रांति देख रहे हैं, जिसका मकसद लोगों का जीवन बेहतर बनाना है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ ATCMS जैसी विनाशकारी तकनीक संघर्षों को और गहरा और घातक बना रही है। ये एक अहम बिंदु है। हाँ, और एक UPSC एस्पिरेंट के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी तकनीक अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। उसका प्रभाव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस इरादे और किस संदर्भ में करते हैं। सही। गवर्नेंस, इकोनॉमी या डिफेंस, हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी एक शक्तिशाली औजार है और इसकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझना ही एक अच्छे प्रशासक की पहचान है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले सत्र में।